हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के बैंकिंग सेक्शन का एक आर्टिकल है 81 बॉन्ड्स, व्हाट इज इट एंड व्हाट डिड येस बैंक डू। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं, also you need to know what this yes bank का केस is all about। लेकिन अब यहाँ पे 81 बॉन्ड्स लिखे हैं, आप इसे अपने स्टैटिक के पोर्शन में कवर करते हैं। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का क्या था, ये ऑल द मोर और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट अभी बैंकिंग के उसमें दिया गया है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट मिला है, तो इसीलिए आपके लिए 81 बॉन्ड्स के बारे में जानना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ से आ गया, हम धीरे धीरे करके सब कुछ समझेंगे। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, लेकिन उससे पहले 81 बॉन्ड्स है क्या। तो 81 बॉन्ड्स की फुल फॉर्म है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स एज इट इज रिटन हियर। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे हैं एंड आई गो ऑन टू एक्सप्लेन ऑल अबाउट 81 बॉन्ड्स, लेकिन आपको यही नहीं पता कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, आप इस तरह के वर्ड्स देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही बिगिनर्स हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ, वो जब इकोनॉमी सेक्शन से सबसे ज्यादा हेजिडेंट रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आते जिस तरह के वर्ड्स वहां लिखे होते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में वहां पे डिबेंचर्स लिखा होता है, बॉन्ड्स लिखा होता है, सो अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, वेरी हैवी टर्म्स। तो अगर आप इस तरह के टर्मिनोलॉजीज के साथ या विजन आईएएस के इकोनॉमी के सेक्शन के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं आई बटन में अपनी विजन आईएएस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी लिंक कर दूंगी। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में वहां पे सब कुछ समझाया गया है। बट व्हाट इज अ बॉन्ड, हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है बॉन्ड क्या होता है। तो आप सपोज कीजिए मैं एक बैंक हूँ या एक कंपनी हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं एक पेपर को इशू करूंगी, वो पेपर ही बॉन्ड है। वो पेपर को मैं इशू करूंगी, ठीक है, और उस पेपर पे एक वैल्यू लिखी हुई है, और वो वैल्यू बेसिकली उस पेपर की वैल्यू है। उस पेपर को अगर किसी को खरीदना है तो वो उतनी वैल्यू मुझे उसे देनी पड़ेगी। तो आप सपोज कीजिए आपने मेरे से वो बॉन्ड खरीदा, ठीक है, तो इस केस में मैं इशुअर हूं, लेकिन आयरनी क्या है, मैं अपने पास से कुछ दे रही हूं, फिर भी मैं एक्चुअल में क्या हूं, बोरोवर हूं। और आप क्या हैं, लेंडर हैं, ठीक है, क्योंकि आप, तो ये आयरॉनिकल है थोड़ा। बॉन्ड के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जो इशुअर है, बॉन्ड इशुअर है, जिसने इस पेपर को इशू किया, वो एक्चुअल में वो पैसा आपसे बोरो कर रहा है, आप उसको खरीद रहे हैं, आप उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उस पेज के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है आप मुझे वो देंगे। लेकिन अब क्योंकि आप मुझे पैसा दे रहे हैं और एक समय के बाद मैं आपको उसे रिटर्न करूंगी, मैं आपसे खरीद रही हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो इन द सेंस पैसा ले रही हूँ मैं आपसे, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें एक अश्योरेंस होगी कि इस समय के बाद मैं आपको ये पैसा, एक मैच्योरिटी डेट होगी कि इस समय के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। और साथ ही में क्योंकि मैं आपसे इतने समय के लिए कुछ ले रही हूँ, तो आपको टाइम टू टाइम पे उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलती रहेगी। तो ऑफ कोर्स आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप कहेंगे ऑल राइट, पैसा तो मेरे पास थोड़ा फालतू पड़ा हुआ था, तो मैंने आपको दे दिया और साथ में इंटरेस्ट भी आ रहा है, पैसा भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो ये होता है बॉन्ड, इतना आप समझ गए। लेकिन अब 81 बॉन्ड जो है तो वो वैसे ही जैसे बैंक या कंपनी जैसे इशू करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है, प्रीलिम्स में अगर आपके पास स्टेटमेंट्स आए, सपोज प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आए कि क्यों आपको 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो अगर उसमें 5-6 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 81 बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत रिस्की बॉन्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 81 bonds are unsecured bonds that have perpetual tenure। इसका मतलब क्या है perpetual tenure का, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि बॉन्ड्स के अंदर एक मैच्योरिटी डेट होती है, लेकिन 81 बॉन्ड्स में कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। यानी कि मतलब आपको कोई एश्योरेंस है ही नहीं कि आपको कभी आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। तो क्या हुआ, अनसिक्योर्ड हो गया, है ना। अनसिक्योर्ड और भी क्यों हो जाता है 81 बॉन्ड्स, क्योंकि 81 बॉन्ड्स को अगर एक बैंक ने इशू किया जब भी उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो कभी भी उसे कॉल कर सकता है या रिडीम कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन है। कॉलेबल बॉन्ड्स या रिडीमेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि अब बैंक को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसने अब वो ठीक है, उसकी स्थिति सही है, तो वो क्या करेंगे कि जो अभी तक का आपका पैसा बना है वो आपको पैसा देके लमसम आपको रफा दफा करेंगे, और वो बॉन्ड वापस उन्होंने खुद के पास रख लिया, ठीक है। या फिर आपसे तो उन्होंने जो पैसा लिया है
वो काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट पे, वो समय बहुत ही बुरा था, आपने भी फायदा उठाया, हैवी इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है और उनकी ज़रूरत थी तो आपको वो अभी तक दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, उनकी स्थिति सही है और उनको कहीं और से पैसा बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो उसको रिडीम कर लेंगे। तो ये 81 बॉन्ड्स क्या हैं, ये अनसिक्योर्ड इसीलिए भी हैं क्योंकि इसमें कॉल ऑप्शन है, यानी कि जो बैंक्स हैं जिसने इसको इशू किया है वो कभी भी इसे वापस कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेलिम्स में स्टेटमेंट लिखी है कि 81 बॉन्ड्स में कॉल ऑप्शन तो होता है लेकिन पुट ऑप्शन नहीं होता। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? पुट ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आपको दोबारा आपके ही जो इशूअर है उसी को वो बेचना हो बॉन्ड दोबारा एक समय के बाद, तो वो नहीं कर सकते आप। वो पैसा अगर आपको वापस चाहिए जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और आप कहेंगे आप मेरे से बॉन्ड ले लीजिए, मुझे वो पैसा वापस कर दीजिए, तो वो पुट ऑप्शन यहाँ नहीं है। तो इन अ सेंस मतलब ये एक बहुत अच्छा रीजन, बहुत सारे रीजन हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए 81 बॉन्ड्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली लेकिन ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा ल्योरिंग क्यों लगते हैं 81 बॉन्ड्स? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी मिलता है। अब एक और बात, क्योंकि मैंने आपको आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क से भी इसका कोई ताल्लुक है। तो क्या रिस्क से इसका ताल्लुक है? 2008 में आप जानते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पे क्या हुआ था, बहुत बैंकिंग क्राइसिस भी हमने देखा था। तो उसके बाद आई बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अकॉर्ड है जिसके हिसाब से हर सेंट्रल बैंक को, हर एक बैंक को बेसिकली ये इंश्योर करना है कि वो एक रिस्की सिचुएशन में ना आए, फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में ना आए। यानी कि उनको क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि जितना आप लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, जितने डिपॉजिटर्स के पास, डिपॉजिटर्स अपना पैसा जो बैंक में जाके रख रहे हैं, बैंक्स वो सारा का सारा डिपॉजिट का पैसा लोन में ना दे दे सबको, तो उसके पास कुछ बचे ही ना। कल को कोई क्राइसिस हो जाए, सारे अपना लोन वापस लेने की सारे अपने डिपॉजिट वापस निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए आ जाए तो उनके पास देने के लिए कुछ ना हो, क्योंकि उन्होंने तो कुछ सेव ही नहीं किया, उन्होंने वो सारा पैसा जो आपने डिपॉजिट किया उसमें से बाकी जिनको लोन चाहिए था वो देते रहे। तो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में बेसल नॉर्म्स ये कहते हैं, बेसल 3 नॉर्म्स, कि आपको बैंक के पास कोई एक अश्योर्ड कैपिटल होनी चाहिए जो उनकी इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आए। तो ये कैपिटल बेसिकली दो तरह की कैपिटल में डिवाइडेड है, एक है टियर 1 कैपिटल और एक है टियर 2 कैपिटल। अब टियर 1 कैपिटल, क्योंकि इसका नाम क्या है, एडिशनल टियर 1 कैपिटल, तो टियर 1 कैपिटल के अंडर आती है। ऑल्दो आप बेसल 3 नॉर्म्स अपने स्टैटिक पोर्शन में कवर करेंगे, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी बता देती हूँ टियर 1 और टियर 2 कैपिटल में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। जो टियर 1 कैपिटल होती है वो बहुत इजीली एक्सेसिबल होती है बैंक के लिए, और टियर 2 कैपिटल होता तो उन्हीं का पैसा है, एश्योरेंस है, कैपिटल है, पर इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर आप सपोज कीजिए कि कोई एक लॉन्ग टर्म एसेट है, कोई एक आपकी एक बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जिंदगी में आ जाता है और आपके पास है प्रॉपर्टी है, आपके पास 4-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो आप उसको अगर सपोज कीजिए आपके पे क्राइसिस है तो 4-6 करोड़ की प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, पर कब उसको आप बेचने के लिए लगाएंगे, कब कोई आपको उसका ग्राहक मिलेगा। तो ये हो गया टियर 2 टाइप ऑफ कैपिटल, यानी कि है तो आप ही का पैसा, है आपके पास पैसा इमरजेंसी से जूझने के लिए, लेकिन आप उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन टियर 1 कैपिटल इजीली एक्सेसिबल होता है। तो ये जो 81 बॉन्ड्स हैं ये केवल इमरजेंसी की सिचुएशन में अपने टियर 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए इशू किए जाते हैं, और जब बेसिकली आपकी स्थिति एक बैंक की सही हो जाती है तो इनको रिडीम कर लिया जाता है। तो इसीलिए थोड़े से रिस्की हैं। तो यहाँ पे हम बाकी चीजें अगर कुछ रह गई हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। दे हैव अ कॉल ऑप्शन, जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक्स टू बाय दीज बॉन्ड्स बैक फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, जो मैंने आपको बता दिया। ये स्टेटमेंट हो सकती है आपकी प्रेलिम्स में। दीज बॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड बाय बैंक्स टू बोल्स्टर देयर कोर और टियर 1 कैपिटल। आई जस्ट टोल्ड यू दैट 81 बॉन्ड्स आर सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर डेट एंड ओनली सीनियर टू कॉमन इक्विटी। ओके, म्यूचुअल फंड्स, ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स, आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स बेसिकली डिफरेंट एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 81 बॉन्ड्स में भी कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10% तक यूजुअली करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ आपको पता होनी चाहिए थी। अब ये केस क्या है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि 81 बॉन्ड्स जो हैं वो किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज है ना, उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना रिस्क वही वो कर सकते हैं, निभा सकते हैं, जूझ सकते हैं उससे। हाँ, आपके जैसे, हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गुड डील नहीं है ये, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता चल गई क्योंकि अनसिक्योर्ड है, ठीक है। और साथ ही में इसको, और जब भी कभी एक जो बैंक है बेसिकली
वो कभी भी अगर उस पर कोई बहुत ही बुरी कोई कोलैप्स होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 81 बॉन्ड सबसे पहले बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो वो राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ इन द सेंस अब ये पैसा वापस देना ही नहीं, तो आपको ये भी नहीं पता कि शायद ये पैसा कभी वापस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इन द सेंस वो क्या करते हैं, उन बॉन्ड्स को रिडीम कर लेते हैं, सारा का सारा पैसा उनको हो गया, वापस आपको देना नहीं है, तो वो अपने कोलैप्स से डील करने के लिए उसको यूज करेंगे फिर वो पैसे को, तो इसीलिए और ज्यादा अनसिक्योर्ड हो जाता है। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको 81 बॉन्ड्स के बारे में पता होनी चाहिए थी। एक और अगर स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि इसका मिनिमम अलॉटमेंट साइज ही 1 करोड़ रुपए है मिनिमम, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर बाय चांस आपके पेपर में, वैसे तो इसकी मैच्योरिटी डेट कोई नहीं होती, लेकिन अगर बाय चांस, और आपको विजन आईएएस की मैगजीन्स में, आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ेंगे, हर जगह यही लिखा हुआ दिखेगा कि देयर इज नो मैच्योरिटी डेट, परपेचुअल टेन्योर। लेकिन अगर बाय चांस आपके पेपर में ये लिखा हो कि इसकी मैच्योरिटी डेट 100 साल होती है, तो वो सही है, ठीक है। तो उसको गलत मार्क मत कीजिएगा, लेकिन 100 साल तो क्या ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कुछ कुछ। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यस बैंक का क्या इशू हुआ है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जो राइट ऑफ एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स का किया गया है रुपीज 8400 करोड़ का यस बैंक द्वारा, वो गलत था। तो अब इन्वेस्टर्स फाइनली आर रिलीव्ड, है ना, कि फाइनली हमारा पैसा हमें मिलेगा। तो देखिए क्या हुआ था येस बैंक के साथ, आप जानते हैं येस बैंक क्राइसिस के बारे में। येस बैंक आपको पता है एक कोलैप्स के वर्ज पे था, तो आरबीआई ने इनके ऊपर मॉरेटोरियम भी लगाया था। मार्च 2020 की बात है कि ये किसी भी तरह के अब लोन्स नहीं दे सकते, इनसे अब कैश भी बहुत ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, ये सब कुछ आपको पता है। तो आरबीआई ने इनको अलाउ कर दिया था कि आप 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर सकते हैं रुपीज 8400 करोड़ वर्थ के, ठीक है। और ये बात आप जानते हैं, लेकिन यस बैंक के ऊपर क्या एलिगेशंस हैं, यस बैंक के ऊपर एलिगेशंस ये हैं कि इनकी मैनेजमेंट ने क्या किया था, इनकी मैनेजमेंट ने ये किया था जब ये कोलैप्स से जूझ रहे थे या उसके आसपास, इन्होंने 81 बॉन्ड्स को रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके जैसे और हमारे जैसे आम लोगों को ल्योर करने के लिए बेचना शुरू किया था। और उन्होंने कहा था दिस इज सुपर फिक्स्ड डिपॉजिट एज सेफ एज एफडी, और जो ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक डिसीजंस गलत वो ले, इस पे उनको मजबूर कर रहे हैं इस तरह के जो है ही नहीं असलियत 81 बॉन्ड्स की, सुपर फिक्स्ड डिपॉजिट है ही नहीं है। तो इस तरह से ल्योर करके हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इन्होंने बेचे थे, जबकि वो एलिजिबल ही नहीं है इन चीजों को खरीदने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली इन पे केस था, और इन्हीं तरह के इन्वेस्टर्स को अब रिलीफ मिला है कि इनका ड्यू अमाउंट इन्हें वापस मिलेगा। और ये हमें कैसे पता चला कि इन्होंने इतना बड़ा ल्योर किया था ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स को सुपर एफडी और ये सब कुछ बोल के। ये आपके लिए एथिक्स का भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप सेफ इकोनॉमी, इकोनॉमिकल एथिक्स, ये सब कुछ जो आप पढ़ते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। शुडंट बी डूइंग इट। ओके, तो ये हमें कैसे पता चला, सेबी ने एक प्रोब बिठाई, एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई, और तब पता चला कि जो यस बैंक की मैनेजमेंट थी उन्होंने ये किया था, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बेसिकली ये सब कुछ इस तरह से देना शुरू किया था। और साथ ही में इन पे 2 करोड़ का सेबी ने चार्ज भी लगाया, 2 करोड़ का फाइन भी लगाया कि इस तरह के बैड इकोनॉमिक्स खेलने के लिए आप पे फाइन भी लगेगा। सेबी also found that the push from the managing director of Yes Bank to downsell the 81 bonds led its private wealth management team to recklessly sell the bonds to individual investors, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट द हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि एक्चुअल में द हिंदू में बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए हैं आज। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 years ऑन आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम हैज लेस देन 50% अपटेक। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ पे देखें कि क्या गलत हो रहा है और क्यों अभी तक सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है, तो मैं आपको अपना एक व्यू देना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ पे आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। Union government for the first time has come up with a full-fledged, मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी। आप ये जानते हैं, मेंटल हेल्थ पे अगर सवाल आ जाए तो आप रीसेंट एनसीआरबी का डेटा लिखेंगे कि कितने सुसाइड हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ सही नहीं है क्योंकि लोगों की, आप टेक जॉब ले ऑफ्स के बारे में लिख सकते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। पीपल आर फेसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, जो हमारे और आपके जैसे यंग लोग हैं।
who are forced to quit their jobs क्योंकि रिसेशन चल रहा है। आप ये लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं आप? मानस ऐप के बारे में लिख सकते हैं जो सरकार कोविड के समय लेके आई थी टू डील विद मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बोथ। आप नीम हंस के बारे में लिख सकते हैं, उनकी आज एक केस स्टडी भी आई है और मैं आपको बताऊंगी कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के रूप में आप उसे कोट कर सकते हैं। आप नीम हंस के बारे में लिखेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे आके आप थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि बस पॉइंट्स खत्म हो गए और क्या बनाए, वही घिसे पिटे इधर उधर के आप बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको लगता है कि सरकार अभी जागरूक हो गई है अचानक से मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी के बारे में, जी नहीं, 3 साल पहले एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाया गया था। ऑल्दो ये सारे वर्ड्स यहाँ नहीं लिखे, पर आपको यही तो एक्सट्रैक्ट करना है ना एक पर्टिकुलर आर्टिकल में से। तो 3 साल पहले अराउंड 3 साल तो अराउंड आप कह सकते हैं 2018 अराउंड 3 साल से भी ज्यादा। तो बेसिकली ये आयुष्मान भारत के अंदर एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब उस समय का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच का एक जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी 11 कोर थीम्स होती हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बच्चों की, इन सारी तरह से बेसिकली उनको गाइड करना, उनको ट्रेन करना, इस चीज़ के बारे में बताना जॉयफुल मैनर में, ये सब कुछ किया जाता है। तो इसके तहत क्या होता है, प्रोग्राम के तहत टीचर सिलेक्ट किए जाते हैं एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। ठीक है, तो ये हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स जो होते हैं, दे वुड बी डिसेमिनेटिंग वेरियस की इंफॉर्मेशन इन कोर्सेज के माध्यम से 1 घंटा प्रति वीक। तो 24 वीक्स एक साल में सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से 1 घंटा पर वीक बेसिकली इसको, इस तरह की नॉलेज को, मेंटल हेल्थ के बारे में, डिसीजेस किस तरह की होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इमोशनल डिस्ट्रेस से कैसे डील करना है, इसको डिसेमिनेट किया जाता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को। साथ ही में आप जानते हैं सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बताया जाता है, व्हाट इज इट, व्हाट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ न्यूट्रिशन हैबिट्स एंड ऑल ऑफ दैट। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसके तहत दी जाती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू, आप इसे लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बिट टू हैंडल विद इट। ओके, लेकिन अब देखिए, इट हैज़ बिन नियरली 3 years सिंस द स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, और अभी तक सिर्फ 15 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने वीकली 40-minute क्लासरूम सेशंस विद स्टूडेंट्स चलाने शुरू किए हैं। सो नाउ इट इज 40 minutes, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड तब सोचा गया था अराउंड 60 minutes। Okay, so a crucial clog in implementing the program for middle, secondary and senior secondary grades across the government and government aided schools are health and wellness ambassadors। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ ही health and wellness ambassadors की रही है। तो हम देखते हैं health and wellness ambassadors के बारे में इन्होंने यहाँ क्या लिखा है। तो 2 टीचर्स प्रेफरेबली, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पर प्रेफरेबली एक मेल और एक फीमेल टीचर हर स्कूल में बेसिकली डेजिग्नेट किए जाते हैं एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। ओके, तो ये बेसिकली इनको क्या करना होता है, इनको स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ट्रेन करती है ताकि ये हेल्थ प्रमोशन और डिसीज प्रिवेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके बच्चों को इन अ जॉयफुल एंड इंटरेस्टिंग मैनर। लेकिन एज ऑफ December 2022 ओनली 71 of 766 districts have achieved 100% हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर ट्रेनिंग टारगेट, यानी कि टीचर्स को ट्रेन ही नहीं किया जा रहा है एम्बेसडर बनाए जाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, बहुत बार जब टीचर्स पे क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशन पे क्वेश्चन आता है, तो एजुकेशन के बारे में बहुत बार ये बोला जाता है सबसे बड़ी लैक कहाँ पे है कि टीचर्स, एक तो एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत एब्सेंट होते हैं टीचर्स, अवेलेबल नहीं होते स्कूल में, और टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही वो प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, जो अब इंडस्ट्री मांगती है जिस तरह की जॉब्स मार्केट में है। तो ये दो, एक तो एब्सेंट बहुत होते हैं टीचर्स, और एक साथ में क्या है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर ना होना। तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग वाली जो चीज़ है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। ओनली 4 states, ओके, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑलराइट, मोरओवर नॉट ऑल स्टेट्स हैव सेट असाइड, और साथ ही में हर स्टेट ने वीकली टाइम स्लॉट जो है उसको सेट असाइड नहीं किया हुआ अपने क्लासरूम शेड्यूल में टू कंडक्ट दीज प्रोग्राम्स. देयर इज नो फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी टू एंश्योर दैट द सिलेबस इज इम्प्लीमेंटेड. ओके, तो ये सारी चीजें. अब सिलेबस क्या है, बेसिकली बनाया कैसे गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों का एक कोलैबोरेटिव जॉइंट इनिशिएटिव ये है. तो एनसीईआरटी ने इसका सिलेबस बनाया है जो 1 घंटे में आपको क्या बताया जाएगा. ठीक है, तो ये सिलेबस बनाया गया है और ये कोर थीम्स 11 ऐसी हैं जिसको कवर करता है, जैसे मैनेजिंग इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, नेविगेटिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, प्रमोटिंग द सेफ यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं. नाउ अ लॉट फ्रॉम द प्रेलिम्स का पर्सपेक्टिव, बहुत कुछ यहाँ पे आपके लिए प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है. आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज कहीं कहीं वर्ड्स को नोट डाउन करें. Of a bygone era, excavations reveal Buddhist monastery complex at Bharatpur and Bengal. तो अगर बाई चांस आपके पेपर में एब्सोल्युटली यूपीएससी तो बहुत करती है कि जगहें दी होती हैं कोई जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है या फिर कुछ भी ऐसा कल्चरल है या फिर जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, और फिर उसको आपको उसकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ मैच करना होता है या फिर अ लॉट ऑफ सच स्टफ. तो भरतपुर अगर है और उसमें आप कहेंगे भरतपुर तो हमने सुना हुआ है इस साइड पड़ता है आगरा के आगे एंड समथिंग लाइक दैट, है ना, राजस्थान. लेकिन आप सोचे कि राजस्थान ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर उसको आप कहाँ पे मैच करेंगे. ठीक है, तो बंगाल में मैच करेंगे, वेस्ट बंगाल में. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है. अब देखिए रिसेंटली कुछ एक्सकेवेशंस हुई हैं पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, उसके भरतपुर के रीजन में, जहां पे पता चला है कि वहां पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी. लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल बुद्धिस्ट स्टूपा या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ही नहीं है, कुछ एक कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है. वेरी इंटरेस्टिंग. द साइट हैड बीन लेफ्ट अनएक्सकेवेटेड फॉर ऑलमोस्ट 50 years. वी वर लुकिंग एट, मतलब पहले भी यहाँ पे 1970s के आसपास एक्सकेवेशन हुई थी. ओके, लेकिन अब 50 साल में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. तो इसीलिए बेसिकली देख रहे थे उस समय पे स्टूपा वगैरह हमें मिला था वहां पे, लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे कोई कंटिन्यूटी मिले. We were looking at cultural sequence of the stupa from where black and red ware pottery belonging to Chalcolithic age was also recovered. तो बहुत फैसिनेटिंग क्या है कि हमें ऑलरेडी इस जगह पे पता है कि ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो चाल्कोलिथिक एज को बिलोंग करती है वो यहाँ पे मिली है. फिर हमें एक बुद्धिस्ट स्टूपा भी मिल गया यहाँ पे. लेकिन फिर जो एक्सकेवेटर्स थे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना था कि बुद्धिस्ट स्टूपा आइसोलेशन में तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता. तो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री का कोई कॉम्प्लेक्स जरूर हमें मिलेगा उसका प्रेजेंस. तो धीरे धीरे और एक्सकेवेशंस करने के बाद यहाँ पे क्या मिला है, सम स्ट्रक्चर्स विच अपेयर टू बी द आउटर वॉल ऑफ, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जो मोनेस्ट्री की आउटर वॉल की तरह अपेयर करते हैं, रिजेंबल करते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे मिल रही हैं. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, व्हाट मेक्स द साइट यूनिक इन टर्म्स ऑफ अदर बुद्धिस्ट साइट्स इन द स्टेट इज प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज स्तूपा अलोंग विद द मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स. तो इंटरेस्टिंग यही है, वेस्ट बंगाल में और भी बुद्धिस्ट स्टूपास मिले हैं, बुद्धिस्ट साइट्स हैं वेस्ट बंगाल में, और आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल में और कौन सी बुद्धिस्ट साइट्स हैं आप ये नोट डाउन करें अभी. ठीक है, तो लेकिन ये जगह इंटरेस्टिंग क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी मिली है, यहाँ पे हमें बुद्धिस्ट स्टूपा भी मिले हैं बहुत बड़ा, और फिर अभी हमें एक मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स के भी रिजेम्बलेंस मिल रही है. ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो यानी कि जो इसकी कंटिन्यूटी है, आप समझ रहे हैं कि चाल्कोलिथिक और या फिर कॉपर एज में भी यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे कोई एक सेटलमेंट छोट ऑफ चीज थी. फिर उसके बाद बुद्धिस्ट भी यहाँ पे एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी था. तो वही चीज यहाँ पे हमें पता चल रही है इन अदर साइट्स अक्रॉस वेस्ट बंगाल. और कौन कौन सी साइट्स हैं, जैसे कर्ण सुबर्णा जो मुर्शिदाबाद में है. तो आपको पता होना चाहिए कर्ण सुबर्णा कहाँ है, मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में. और आपको क्या पता होना चाहिए, मोगलामारी इन पश्चिम मेदिनीपुर, ये भी आपको पता होना चाहिए. जगजीवनपुर इन मालदा. तो ये सारे जो रीजन्स अभी मैंने आपको बताया है, कर्ण सुबर्णा या मोगलामारी, यहाँ पे बेसिकली क्या है, छोटे स्टूपास मिले हैं. अ बुद्ध स्टूपा इज अ कोमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट यूजुअली हाउसिंग सेक्रेड रेलिक्स. आपको पता है बुद्ध स्टूपा क्या होते हैं, जहाँ पे सेक्रेड रेलिक्स होते हैं बुद्धा से एसोसिएटेड, या फिर कोई जो और वॉन्डरर्स थे बुद्धा के बाद, या सेंट्स या प्रीस्ट. ओके, तो ये चीज यहाँ पे सब कुछ मिली है.
सेट द साइट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मेन रीजन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात तो जब हमें चारकोलिथिक एज से रिलेटेड कुछ मिल रहा है तो मतलब क्या है कि दामोदर रिवर पे ऑलरेडी यहाँ पे एक विलेज एग्जिस्ट करता था, ओके, डेटिंग बैक टू अराउंड 2000 BC। ये क्या है, एक सेक्युलर यहाँ पे हमें फाइंडिंग मिली। विलेज सेटलमेंट होना तो सेक्युलर ही है ना, लोग रहते होंगे वहां पे, खाते पीते होंगे, और जहाँ पे नदी होती थी उसी के तो किनारे जाके सेटलमेंट होती थी। दूसरा क्या है, कल्चरल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस जगह की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है। आई होप यहाँ पे सेक्युलर और रिलीजियस इसकी सिग्निफिकेंस दोनों आपको समझ आ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल गई यहाँ से। साइट कुड हैव बीन न्यूक्लियस ऑफ एन अर्ली विलेज फार्मिंग साइट। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली अगर रिवर के पास है, दामोदर रिवर के पास, तो ऑफकोर्स तो एक फार्मिंग साइट हो सकती होगी उस समय पे। ओके, जो दामोदर रिवर और बाकी रिवर जो है अजोय और ताराकेश्वर, वहां तक भी स्प्रेड हुई होगी ये विलेज सेटलमेंट इस तरह की। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। देयर वर अर्ली विलेज फार्मिंग साइट्स इन बिहार एंड पाखन्ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरियाज हैं, जो कल्चरल बुद्धिस्ट कल्चरल एरियाज हैं, ये भी इसके आसपास बिलोंग करते हैं। यहाँ पे तो बुद्धिस्ट कल्चर नहीं है, बेसिकली चारकोलिथिक एज के ही होंगे एरियाज, बिहार और पखन्ना। In the 1970s, when the site was excavated along with the stupa, 5 beautiful seated, तो जैसे 1970s में यहाँ पे एक stupa जब हमें मिला था, मैंने आपको बताया 50 साल पहले, तो तब एक्चुअल में क्या था कि हमें जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी भूमि स्पर्श मुद्रा में उनका स्कल्पचर्स मिले थे। तो आप जानते हैं भूमि स्पर्श, भूमि अर्थ है ना, उनको स्पर्श मतलब उनको टच करना। तो जब उनकी राइट हैंड की पांचों फिंगर्स ग्राउंड को टच करने की कोशिश करते हैं, जब उन्होंने भूमि को साक्षी मानते हुए, मतलब आप जानते हैं सब कुछ आप स्टैटिक में पढ़ते हैं, तो इन तरह के स्कल्पचर्स जो उनकी वर्शिप करने के लिए बेसिकली मोनेस्ट्री में यूज हुआ करते होंगे, वो मिले थे यहाँ पे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाई चांस अगर ये आ जाए कि रिसेंटली यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की कौन सी पोजिशन में मिले हैं स्कल्पचर्स, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। भूमि स्पर्श। China building new dam in Tibet near Indian border. Now this is very very important. Why is it important? अभी हम देखते हैं। देखिए, एक टॉपिक आप प्लीज इस बार के लिए प्रिपेयर करके जाइए। कौन सा टॉपिक? आप इंटरस्टेट इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को प्रिपेयर करके जाइए। इंटरस्टेट नॉट इंडिया वाला इंटरस्टेट, यानी कि इंटर बाउंड्री वो वाला इंटरस्टेट। वैसे तो इंडिया के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे रिवर को लेके आप जानते हैं, सतलज यमुना लिंक केनाल के बारे में डिस्प्यूट है, कावेरी डिस्प्यूट है कर्नाटका और मद्रास के बीच में। देन यू हैव दिस केरला तमिलनाडु मुल्लापेरियार डैम केस। देन यू हैव दैट नर्मदा रिवर के ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब का एक डिस्प्यूट है। देन यू ऑल्सो हैव, तो इस तरह के केसेस जो हैं वो ऑफ कोर्स इंटर स्टेट भी हैं ही भारत में, पर मैं आपको कह रही हूँ इंटरनेशनल जो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में है ना, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता रिवर को लेके अभी हमने देखा, शेख हसीना जी जब आई भी थी तो एक्सपेक्ट करा जा रहा था तीस्ता के रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो यू राइट अबाउट बांग्लादेश, यू राइट अबाउट नेपाल, यू राइट अबाउट चाइना, बिकॉज चाइना इज लाइक अनदर कंट्री ऑल टुगेदर, जो वाटर को भी एक वेपन की तरह यूज कर सकता है हमारे साथ लड़ाई में, क्योंकि वो एक अपर स्टेट है। जो भी अपर लेवल स्टेट होती है किसी भी तरह के रिवर में, तो उनको थोड़ा एक फायदा होता है, क्योंकि वो उसको लेवरेज कर सकते हैं वाटर को एज अ वेपन, क्योंकि उसको कभी भी रोक सकते हैं, पानी का फ्लो कम कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम एरियाज में। जैसे हम बांग्लादेश के लिए अपर अपस्ट्रीम कंट्री है इंडिया, तो बांग्लादेश इसीलिए चाहता है कि हम एक प्रॉपर पैक्ट उनके साथ साइन करें हर तरह की रिवर जो हमारी दोनों कंट्री से निकल रही हैं। आप और क्या लिखेंगे? बांग्लादेश हमने देख लिया, आप नेपाल के बारे में लिखेंगे, काला पानी डिस्प्यूट आप जानते हैं, आप चाइना के बारे में जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ब्रह्मपुत्र वगैरह सब कुछ लिखेंगे, और आप पाकिस्तान से रिलेटेड भी लिखेंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी जो इंडस ट्रीटी है उसके बारे में लिखेंगे। आप चिनाब रिवर के ऊपर जो हम डैम्स बना रहे हैं, यू वुड राइट ऑल ऑफ दैट। आपको पता है कि किस तरह के हमारे इंटरस्टेट बाउंड्री रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। इन अ डेवलपमेंट दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू इंडिया नेपाल। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है जो ना ही केवल भारत के लिए कंसर्निंग हो सकती है, बल्कि नेपाल के लिए भी कंसर्निंग हो सकती है, क्योंकि चाइना एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है माबजा जांगबो रिवर पे इन तिब्बत। ओके, तो ये हमारा जो ट्राई जंक्शन है, यानी कि इंडिया, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन, उसी के बिल्कुल बहुत पास होने वाला है ये डैम। द डैम इज अराउंड 16 किलोमीटर्स नॉर्थ
ऑफ द ट्राई जंक्शन। तो ये बेसिकली 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ट्राई जंक्शन पॉइंट होने वाला है ये डैम। इट इज ऑपोजिट द काला पानी एरिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। द माबजा जांगबो ओरिजिनेट्स इन द नगारी काउंटी ऑफ तिब्बत, flows through Nepal in Ghagra river before joining the Ganga in India. I again repeat, जो माबजा जांगबो रिवर है ये ओरिजिनेट करती है तिब्बत में, ये फ्लो करती है नेपाल से होती हुई घाघरा रिवर में जाती है और फिर ये ज्वाइन करती है गंगा को। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, द इमेजेस शो द एक्टिविटी सिंस May 2021। तो जो इमेजेस आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास आई हैं जो दिखा रही हैं कि डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यही सब दिख रहा है। वाइल द स्ट्रक्चर इज इनकम्प्लीट, तो डैम इज इनकम्प्लीट एज ऑफ येट, पर ऑफ कोर्स इट इज वेरी कंसर्निंग फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, तो यही यहाँ, क्योंकि चाइना को एक कंट्रोल मिल जाएगा ना बॉर्डर के ऊपर इस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, तो यही सारी इमेजेस शो द फॉर्मेशन ऑफ, और देखिए ये डैम किस तरह का बन रहा है, एम्बैकमेंट टाइप ऑफ डैम बन रहा है, इसमें रेजर्वॉयर भी है। इन एडिशन टू यूजिंग वाटर एज ए लेवरेज, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बाय चाइना। देखिए क्या है कि अब डैम तो बन ही रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स डैम बन रहा है तो साथ ही में पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ट्राई जंक्शन के बहुत ही क्लोज उनकी एक विलेज एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है। ओके, तो हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को, क्योंकि इस तरह की सेम चीज वो एक बारी यारलुंग जांगबो रिवर पे भी कर चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के हमारे पास। अ सोर्स सेड, अब देखिए अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि कुछ जो भारतीय रिवर्स हैं उनको बाकी कंट्रीज में कुछ अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे यारलुंग जांगबो भी हम देखेंगे क्या है भारत में, या फिर बांग्लादेश में कोई और नाम है गंगा का, है ना। तो ये सब पद्मा पढ़ते हैं, अब ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से रिवर का क्या नाम है दूसरी कंट्रीज में हमारी रिवर्स का। So prepare on that. A source stated that China could use this dam to not only divert, तो वही चीज, ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए नहीं बल्कि पानी को स्टोर करने के लिए भी एक्सेस अमाउंट में यूज कर सकती है चाइना इस डैम को, जिससे क्या होगा, जो डिपेंडेंट रीजन्स है मावजा जांगबो रिवर पे, वो उनको स्केर्सिटी हो जाएगी इस पानी की। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। आप सपोज कीजिए जो घाघरा रिवर है नेपाल की, अगर उसमें इनफ पानी ना हो, वहां पे लोअर वाटर लेवल्स हो जाए तो नेपाल के लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। या फिर करनाली एरिया जो है, करनाली रिवर में अगर नेपाल की कम पानी हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। डैम्स क्लोज टू द बॉर्डर कॉज्ड बाय could be used by China to strengthen its claim on the disputed areas in the region। आप जितनी इस तरह की बड़ी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट, इतने डैम बनाना बहुत बड़ी बात है। आप करेंगे तो कहेंगे हमारा तो डैम है, हम तो यहीं रहते हैं, हम तो हमेशा से यहीं रहते हैं, तो बहुत बार कह देते हैं। जब ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो 5000 साल पहले से हमारा है, कुछ भी कहाँ से पता नहीं उठा के ले आते थे, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो वही चीज डिस्प्यूटेड एरियाज पे अपना क्लेम कैसे पाना है, वही यहाँ पे चाइना कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है दैट द यारलुंग जांगबो रिवर इज बेसिकली ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत रीजन में यारलुंग जांगबो कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन हिमालयाज इन तिब्बत, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, passes through Assam and then Bangladesh before emptying into Bay of Bengal। ठीक है, तो ये आपको हमने अरुणाचल प्रदेश का यारलुंग जांगबो यहाँ पे पढ़ा था, और गंगा वाला जो हमने देख लिया कि घाघरा में से होके निकलती है वो माबजा जांगबो है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यू गेट समथिंग। आप जानते हैं इस साल का आप जीएस का पेपर उठा के देखिए, जीएस मेंस के, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा जेरियाट्रिक केयर के ऊपर। ओल्ड पीपल, उनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ती रहेगी तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस और आएंगी, इस तरह के क्वेश्चंस। और ये पहली बार नहीं है, आई थिंक 2015 के अराउंड भी जेरियाट्रिक केयर पे क्वेश्चन आ चुका है। अब ये सिर्फ उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते हैं ये क्वेश्चन तो और द मोर रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि चाइना हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसमें ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जापान में बढ़ती जा रही है। ओके, ऑल्दो चाइना में इतनी नहीं बट स्टिल, है ना। तो ये जो कंसर्न है, ओके, जेरियाट्रिक केयर के बारे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी रिपोर्ट आप कहीं भी कोट कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, एथिक्स में कुछ गलत इंपैक्ट आपसे पूछ लिया जाए, आप ये रिपोर्ट कोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव। ओके, तो केस स्टडी पब्लिश्ड ऑन बिंज वॉचिंग हैबिट अमंग एल्डरली। बिंज वॉचिंग क्या होता है, वो तो आप भी करते हैं या करते होंगे इस पेपर को प्रिपेयर करने से पहले। तो बिंज वॉचिंग क्या होता है कि एक टेली सीरीज
देखते रहना एक ही बारी में सारे के सारे एपिसोड्स खत्म कर देना नेटफ्लिक्स पे या कहीं भी हॉटस्टार पे। तो ये होता है बिंज वॉचिंग, ठीक है। तो अब बिंज वॉचिंग से रिलेटेड क्या हमें पता चला है, नीम हंस की एक केस स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, जहाँ पे हमें पता चला है कि जो एल्डरली पीपल हैं 60s में 70s में, ये बिंज वॉचिंग क्यों कर रहे हैं इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा आजकल। क्या मोटिव है उनका बिंज वॉचिंग करने का। देखिए हमारा तो मोटिव टाइम पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनका क्या मोटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसर्निंग भी, ऑल्दो हमारे लिए भी बिंज वॉचिंग कंसर्निंग ही है क्योंकि यूथ इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट। सो इट्स बेटर समथिंग शुड बी डन इस चीज के बारे में बिफोर द डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्न्स इनटू अ डेमोग्राफिक नाइटमेयर और डिजास्टर। Because if you don't care about somebody's mental health, if there isn't in place some very strong strategy to curb the kind of distress our country and our youth are going through, of course it would create some problem. But here we will concern ourselves with the elderly population. So what is the case study about? So case study is highlighting the need to promote behavioral strategies जो हमें प्रपोर्ट करनी चाहिए एल्डरली के अमंग, ताकि बेसिकली जो वो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं देयर शुड बी हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह की टर्म्स, इस तरह के फ्रेजेस आप अपने पेपर में यूज कीजिए। टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज बट इट शुड बी यूज हेल्दीली। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। The case study titled Understanding Geriatric Binge Watching from a Case-Based Perspective, published on January 20, illustrates the mediating role। यहाँ पे वही बताया गया है कि क्यों बेसिकली जो एल्डरली लोग हैं क्यों बिंज वॉच करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो सिडेंटरी है। देखिए आइसोलेशन में रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं सपोज कीजिए वो बाहर अब्रॉड सेटल हो गए, बहुत हो गए, तो अकेले रह रहे हैं या अ लॉट ऑफ लोनलीनेस, मे बी उसको एस्केप करने के लिए बिंज वॉचिंग की जा रही है, ये केस स्टडी बताती है। यहाँ पे इन्होंने इस पेपर में एक केस को डिस्क्राइब किया है 72 ईयर ओल्ड मेल प्रोफेशनल हु सॉट हेल्प, जिन्होंने हेल्प मांगी होगी नीम हंस से कि कैसे वो जो बिंज वॉचिंग की प्रॉब्लम है उसको मैनेज करें। तो क्लिनिकल इवेलुएशन जब उनकी हुई तो हाईलाइट किया गया कि क्या मीडिएटिंग रोल है, क्या मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, क्यों देख रहे हैं बेसिकली एल्डरली लोग इतना बिंज वॉच क्यों कर रहे हैं। तो पता चला सेल्फ अब्जॉर्बिंग एक्टिविटीज इनको चाहिए, यानी कि वो सारी टेंशनें दूर करके जिसमें वो बिल्कुल एंगेज हो जाएं, कुछ ऐसा अपना समय समय व्यतीत करने के लिए कुछ देखना चाहते हैं। ओके, या फिर कॉम्पनसेटरी मोटिवेशन टू मैनेज लो मूड, उनका अगर लो मूड है, लोनलीनेस है, इन सारी चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए अपना बिंज वॉचिंग एल्डरली पीपल आर डूइंग। ओके, द एसोसिएशन ऑफ, अब यही चीज़ जो लोनलीनेस और एंजाइटी का लिंक है बिंज वॉचिंग से, तो वही चीज़ है कि फिर आप बिंज वॉचिंग करते हैं, फिर बिंज वॉचिंग के बाद मतलब यूथ में तो क्या होता है, सपोज यू आर स्टार्टिंग, यू प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू आर फेसिंग सम डिस्ट्रेस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वेयर इज माई लाइफ हेडिंग टूवर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट। फिर आप बिंज वॉचिंग करते हैं अपना दिमाग हटाने के लिए, फिर आप बिंज वॉचिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप गिल्ट में आ जाते हैं, फिर आपको और एंजाइटी होती है, तो ये विशियस साइकिल बन जाती है एटलीस्ट यूथ के टर्म्स में। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लिखी है। तो इनको एक साइकोथेरेपी सेशन दिए गए बहुत सारे इन 72 ईयर मेल प्रोफेशनल को उनकी वाइफ के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिर ऑफ कोर्स वी कुड हैंडल इट। यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखी, टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन important modality to fulfill interpersonal and social needs among the elderly. However, the excessive use of technology can further deepen social isolation among the elderly, and this phenomenon remains unexplored. आप सोचिए, इफ़ यू नॉट स्टेपिंग आउटडोर्स, है ना, इफ़ यू नॉट स्टेपिंग आउटडोर्स, फिर आप खुद को अब्जॉर्ब करने के लिए बिंज वॉचिंग करते हैं, तो आप और सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये एक लूप है। तो ये चीज़ एक एरिया है जिसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक IAS ऑफिसर है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, सो व्हाट ही डिड, जिनको अवार्ड दिया गया है और जो मैंने आपको बताया था कि आपको नोट डाउन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए उनके बारे में और कोट भी करना चाहिए। सो व्हाट ही इज डन इज ही हैज मेड एल्डरली क्लब, जिसमें क्या उन्होंने ये देखा कि जो एल्डरली पीपल हैं दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ आइसोलेशन। तो उन्होंने एक बिल्डिंग जो खाली पड़ी हुई थी, बर्बाद बिल्डिंग थी, उसको उन्होंने एक क्लब बना दिया, elderly club। तो वहाँ पे all the elderly people come and they interact with each other and they're no more facing depression and anxiety and they're happy। So I think of course it deserved that award, good governance का जो उन्हें मिला। A home burial sites to vie for UNESCO tag, now this is also very very important।
तो यहाँ पे सेंटर ने डिसाइड किया है कि हम नॉमिनेट करेंगे असम के चराइदेव मोइडम को किस चीज़ के लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो आप ये जानते हैं इट इज़ एन अहोम इक्विवेलेंट ऑफ एंशियंट इजिप्शियन पिरामिड्स। ठीक है, तो इनको भी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह से कि कहाँ है चराइदेव, तो आपको पता होना चाहिए कि ये असम में है। और या फिर अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर दी what are the ancient Egyptian pyramids equivalent in Assam, तो आपको चराइदियों का नाम पता होना चाहिए। There is currently no World Heritage Site in the category of cultural heritage in the North East। तो North East में से कल्चरल कैटेगरी में कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो इसीलिए चराइदेव माई डैम को बेसिकली, या फिर मोई डैम जो भी आप कहते हैं इसको, प्रमोट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूज द मोई डैम्स रिप्रेजेंटिंग। अब देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अहोम के बारे में आप पढ़ते हैं, अहोम डायनेस्टी के बारे में जब आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, तो क्या है बेसिकली ये माई डैम्स? दे आर रिप्रेजेंटिंग द लेट मिडीवल 13th to 19th century CE mound burial tradition of Thai Ahom community in Assam। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। दी अहोम रूल लास्टेड फॉर अबाउट 600 years। आप ये जानते हैं उससे पहले कि ब्रिटिश ने एनेक्स किया असम को 1826 में, अहोम रूल था असम में। चराइदेव मोर देन 400 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ गुवाहाटी वॉज द फर्स्ट। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि अहोम डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल क्या, ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट। अहोम डायनेस्टी के ऊपर अगर 4-6 स्टेटमेंट दी हैं प्रीलिम्स में तो पढ़ के जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको हाईलाइट किया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा भी। तो अहोम डायनेस्टी की पहली जो कैपिटल थी it was चराइदेव, ओके, विच इज 400 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ गुवाहाटी। ओके, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। Ahom dynasty, of course, it was founded by Chao Langshu Kafa in 1253। तो 600 साल का राज। ओके, आउट ऑफ 386 मोई डैम्स एक्सप्लोर्ड सो फार, 90 रॉयल ब्यूरियल्स जो थे। आप जानते हैं कि बेसिकली पिरामिड्स क्या हैं जहाँ पे ब्यूरियल हुए हैं, है ना, इजिप्शियन रॉयल फैमिलीज के, या वैसे ही यहाँ पे भी जो 386 में से 90 रॉयल ब्यूरियल्स थे, वो दे हैव बीन प्रिजर्व्ड इन अ वेरी गुड मैनर, वेरी गुड फैशन। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं चराइदेव को इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी। द चराइदेव मोई डैम्स एनश्राइन द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अहोम रॉयल्टी हु यूज्ड टू बी बरीड विद इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो चराइदेव बेसिकली मोई डैम्स हैं, वहाँ पे बरी जब किया जाता था अहोम रॉयल्टी के मेंबर्स को, तो उनके पैराफर्नेलिया के साथ, उनकी जो कुंडलियां या फिर जो भी भाग्य लिखे होते हैं जिसमें, उसके साथ उनको बरी किया जाता था। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, जम्मू ट्विन एक्सप्लोजन्स लीव 9 सिविलियंस इंजर्ड, ट्रिगर सिक्योरिटी स्केयर। तो 20 मिनट के अंदर अंदर जम्मू के नरवाल डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली 2 ऐसे ब्लास्ट हुए हैं। ओके, फर्स्ट एक्सप्लोजन एक पार्किंग व्हीकल में हुआ है, और सेकंड एक्सप्लोजन बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में मेंशन किया गया है, बिकॉज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इज भारत जोड़ो यात्रा इज ऑफ कोर्स सेट फॉर इट्स कंक्लूजन। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, द वुमन हु डिफाइड रियल पॉलिटिक्स। अब देखिए यहाँ से जेसिंडा आर्डर्न से आपको कम से कम 3 से 4 एथिक्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। आप तीनों से चारों अपने दिमाग में रखिए, जो भी एग्जाम में फिट लगे आपको, जो पूछा जाए इन तीनों चारों में से कहीं तो फिट कर ही दोगे आप। ठीक है, तो वहां पे लिख के आना। ठीक है, पहली बात तो पहला जो आपको मिल रहा है वो एथिकल लीडरशिप के ऊपर एग्जाम्पल मिल रहा है, क्योंकि बहुत बार विमेन लीडरशिप के ऊपर मिल रहा है, बिकॉज विमेन लीडरशिप क्वाइट ऑफन इज क्वेश्चनड, राइट, कि women aren't fit because world is an aggressive affair, women are empathetic and they are compassionate and they are that and that। तो आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल वो मिल रहा है। दूसरा, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं मॉरल्स वर्सेस रिलीजन, एथिक्स वर्सेस मॉरल्स, है ना, ये सब वाली चीजें। तो क्या रिलीजन जो सिखाता है वो हमेशा ही मॉरल है? क्या आपका कॉन्शियंस हमेशा ही रिलीजन से अलाइंड रहता है? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप पेपर उठा के देखिए। ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? जेसिंडा का एग्जाम्पल लिखेंगे। जेसिंडा व्हेन शी वाज इन हर 20s, है ना, तो जेसिंडा आर्डर्न ने, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अभी तो हैं खैर प्राइम मिनिस्टर,
न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने अपने 20s में अपने बेसिकली फेथ को मॉर्मन चर्च को क्विट कर दिया था, बिकॉज मॉर्मन चर्च डिड नॉट बिलीव इन LGBTQ पीपल्स राइट्स, पर ये बिलीव करती थी। तो उनका कॉन्शियंस कहता है कि सब इक्वल हैं और हर किसी को हक है प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी में बिलीव करने का, और उनके इनर कॉन्शियंस ने इस चीज की गवाही नहीं दी कि जो उनका चर्च बता रहा है वो सही है, तो इन्होंने उसको क्विट कर दिया। ठीक है, ये अब ये सही गलत आप इसमें प्लीज मत ढूंढने के लिए बैठिएगा, एक एग्जाम्पल है बस आपके लिए। ठीक है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें इसमें नहीं जाना यहाँ पे। मिस आर्डर्न्स कैरिज्मा, अब बहुत बार कैरिज्मा पे क्वेश्चन आता है, लीडरशिप का कैरिज्मा होना चाहिए, कैरिज्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत 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 बड़ा फैक्टर है, ये बस है, सही है गलत है। तो मिस आर्डन के केस में भी कैरिज्मा, उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी, जिसको बोला जाता था जेसिंडा मेनिया, तो आप जेसिंडा मेनिया के बारे में लिख सकते हैं। ओके, यू गॉट सेकंड एग्जांपल फ्रॉम हियर। She ushered in a fresh band of gendered leadership marked by sensitivity। वही चीज यूजुअली कहा जाता है कि लीडरशिप हमेशा ठोस होनी चाहिए, इट शुड बी रिड ऑफ एम्पैथी एंड ऑल ऑफ दैट, बार बार ये चीज कही जाती है। थर्ड एग्जांपल जो मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ कि रियल पॉलिटिक क्या होता है, कि रियलिस्ट जो बिलीव है पॉलिटिक्स के बारे में, वो ये है कि एक अच्छा इंसान कभी भी पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अच्छाई और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप जाके देखिए, गो बैक टू द पास्ट ईयर पेपर्स एंड सर्च फॉर दीज क्वेश्चंस। वहां पे एक क्वेश्चन है, क्या पॉलिटिक्स और एथिक्स कांट दे गो हैंड इन हैंड। तो आपके लिए ये एग्जाम्पल है, जेसिंडा आर्डर्न ने ये बताया कि कैसे रियल पॉलिटिक वर्ल्ड में भी आप एथिकल लीडरशिप के लिए खड़े रह सकते हैं। कैसे दिखाया उन्होंने, क्राइस्ट चर्च शूटिंग्स हुई, जब वहां पे इतने सारे मुस्लिम्स की डेथ हुई, तो उन्होंने क्या किया, शी वोर अ हिजाब। ऑफ कोर्स आप इस पे नहीं जा सकते, आप इतना मत लिखिए, आपको नहीं सही लगता मत लिखिए, पर आप ये एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हैं। व्हाट शी डिड इज कि वो वहां पे गई, शी हग्ड दोज विक्टिम्स की जो किन्स थे, और उन्होंने मतलब बेफालतू का टाइम वेस्ट जो हर लीडर करते हैं या हर सरकारें करती हैं कि ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये हमारे उनके बीच में लड़ाई है एंड ऑल ऑफ दैट, इन सारी बातों को बोलने के बजाय उन्होंने एक ह्यूमेन टच दिया, उनको विजिट करके विक्टिम्स को और सारा ध्यान विक्टिम्स के ऊपर था, ना कि परपेट्रेटर के ऊपर। और फिर जब उन्होंने सारा ध्यान विक्टिम्स के ऊपर दिया, उनको कंसोल किया, उसके बाद उन्होंने गन लॉज को टाइटन किया। उन्होंने जो यूएस में इतनी सारी मौतें होने के बाद वहां पे अभी तक वही है, गन कहीं भी मिल सकती है, लाइसेंस टू, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गन रख सकते हैं, ऑल्दो वहां पे भी लॉ आ रहे हैं, बट स्टिल शी डिड इट। ओके, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके लिए एग्जाम्पल है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कैसे कोविड-19 को किस तरह से हैंडल किया, प्रोएक्टिव अगर आपसे पूछा जाए गवर्नेंस क्या होती है, उसका एग्जाम्पल है जेसिंडा आर्डर्न, कैसे उन्होंने एक भी केस आने से पहले ही बॉर्डर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और एक भी केस डिटेक्ट होने से पहले ही कैसे उन्होंने स्ट्रिंजेंट क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स अप्लाई कर दी। So New Zealand was one of the lowest in the world in terms of COVID-related deaths because of her proactive approach. Before COVID even reached New Zealand, she did it all. Okay, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ों पे आप प्रोएक्टिव गवर्नेंस में आंसर लिखिए। आप बहुत बार हमारा रिलीजन और हमारा कॉन्शियंस जो हमें कहता है वो अलाइनमेंट में नहीं होते, तो व्हाट शुड बी योर स्टेप, कॉन्शियंस इज द ग्रेटर कंपास एंड दैट्स इट, ये इन्होंने दिखाया। ठीक है, तो तीसरा आप यहाँ पे कैसे पॉलिटिक्स एंड एथिक्स दे कैन गो हैंड इन हैंड, यू कैन राइट एन एग्जाम्पल ऑन दैट। ऑल राइट, तो दिस इज ओके। यहाँ से बस मुझे आपको इतना बताना है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि भारत के केस में हाइब्रिड इम्यूनिटी दिख रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 95% जो इंडिया की पॉपुलेशन है 12 साल से ऊपर की, उनमें हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है कोविड के खिलाफ। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है बेसिकली, कि एक तो हमने वैक्सीनेशन ने ही हमें इम्यूनिटी दे दी है, और एक नेचुरल इन्फेक्शन, यानी कि कोविड भी हो चुका है इतने सारे लोगों को, तो कोविड भी हो गया, साथ में वैक्सीन ने भी एक्स्ट्रा एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे दी, तो दैट इज नोन एज हाइब्रिड इम्यूनिटी। Germany faces backlash over its refusal to provide Leopard tanks to Ukraine। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई चांस अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए, there's a lot of talks related to Leopard tanks with respect to the Ukrainian war। तो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपको लगता है अरे इतना फैक्चुअल कैसे पूछ लिया, तो अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है, क्योंकि उसमें गैस मत मारिएगा। जब आप कहीं पे एलिमिनेट कर पाए ना तो अपना गैस लगाइएगा, आप नहीं कर पा रहे तो वो हमेशा गलत ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे इशू चल रहा है, क्या डिबेट है यहाँ पे। तो जर्मनी में क्या हो रहा है कि
मतलब जो आप ये जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई यूरोपियन कंट्री है जो रशिया से इंटरलिंक्ड है वो जर्मनी है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन कहाँ पे है? जर्मनी और रशिया के बीच में ही तो थी, ये डील हुई थी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से गैस डिलीवर करना, है ना। तो जर्मनी ने, ऑल्दो वो यूरोपियन लीडर हैं, दे हैव स्टूड विद यूक्रेन एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो इतना बहुत ज़्यादा कंडेम ओपनली नहीं करने से चूक रहे हैं रशिया का, क्योंकि दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन रशिया समवॉट। ओके, तो और साथ ही में यहाँ पे क्या, अब बाकी यूरोपियन लीडर्स द्वारा उन पे प्रेशर डाला जा रहा है जर्मनी के ऊपर कि आप अपने लेपर्ड टैंक्स क्यों नहीं भेज रहे यूक्रेन को। 50 जो कंट्रीज हैं, 50 नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने कीव को, यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ मिलिट्री हार्डवेयर भेजे हैं, आर्म्स, एमिनेशंस, व्हीकल्स, रशियन फोर्सेस से लड़ने के लिए। लेकिन सारी कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट बहुत सारी कंट्रीज ने निकाली और उन्होंने बोला वी कॉल ऑन जर्मनी टू प्रोवाइड लेपर्ड टैंक्स टू यूक्रेन नाउ। अगर आप ये नहीं करते तो आप इतनी बड़ी यूरोपियन कंट्री होने का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप नहीं निभा रहे। तो बाकी कंट्रीज की स्टेटमेंट ने ये कहा, तो जर्मनी ने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जर्मनी क्या कर रहा है, एक तो खुद की तरफ से वो अपने लेपर्ड टैंक्स, जो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं वो भी नहीं दे रहा, और साथ ही में जिन कंट्रीज को इन्होंने लेपर्ड टैंक्स दिए हुए हैं उनको भी उन्होंने मना कर दिया कि आप हमारी परमिशन के बिना यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स नहीं भेज सकते। ठीक है, तो जर्मनी ने कहा कि ठीक है हम दे देंगे लेपर्ड टैंक्स, पर आप यूएस को भी तो बोलो कि वो अपने अब्राम्स टैंक्स भेजें। तो यूएस से रिलेटेड है अब्राम्स टैंक्स, और अगर बाई चांस क्वेश्चन ये आ जाए कि लेपर्ड टैंक्स एंड अब्राम्स टैंक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन वॉर, कौन सी 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है? तो एक है जर्मनी, एक है यूएसए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर लेपर्ड टैंक है क्या। तो लेपर्ड टैंक बेसिकली एक बैटल टैंक है, बैटल टैंक है जिसमें जो एक्चुअली अपनी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए इतना नहीं जाना जाता, पर अपनी एजिलिटी, अपनी इफेक्टिव फायर पावर, अपनी मोबिलिटी, इसके लिए जाना जाता है। ओके, तो इट डज नॉट ऑल्दो प्रोवाइड हैवी प्रोटेक्शन टू द फाइटर्स, बट इट प्रोवाइड्स बहुत ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा इसकी बेसिकली आप कह सकते हैं तेज़ी से मूव कर सकता है, स्पीड है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, अराउंड 500 किलोमीटर्स। So these are the reasons why people are demanding leopard tanks to be deployed in Ukraine, to be given to Ukraine basically. Now what are Abrams tanks? Abrams tanks आपको पता है मेन बैटल टैंक है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का। ओके, और ये भी आप कह सकते हैं कि यही है कि एडवर्सरी को अगर आपको इंटिमिडेट करना है तो यूएस के ये टैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लीथल फायर पावर है, सर्वाइवेबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, मनूवर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एजिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये टैंक्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। Turkey objects to protests burning of Quran in Sweden. Now this is very important. आप जानते हैं स्वीडन और फिनलैंड नेटो के मेंबर्स बनना चाहते हैं। अब स्वीडन और फिनलैंड नेटो के मेंबर्स तो बनना चाहते हैं, लेकिन टर्की नहीं चाहता। अब नेटो क्या है? नेटो आप जानते हैं एक मिलिट्री अलायंस है। जैसा मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कैसे यूक्रेन वॉर एक वाटरशेड मोमेंट है। वाटरशेड मोमेंट क्यों है? क्योंकि जो पीसफुल कंट्रीज हुआ करती थी, बहुत पीसफुल, जापान देखिए आप, जापान क्या कहती है कि अगर रशिया जो एक न्यूक्लियर पावर है इतनी बड़ी, वो छोटी कंट्रीज जैसे यूक्रेन पे हमला कर सकती है, तो चाइना भी तो है हमारे यहाँ पे, वो हम पे हमला कर सकते हैं। तो जिस कंट्री ने हिरोशिमा नागासाकी के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 के माध्यम से खुद पे पीस क्लॉज इम्पोज किया हुआ है कि वॉर कभी भी ऑप्शन है ही नहीं, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दैट इज नॉट इवन अ वर्ड जो हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करना चाहिए, पर वो मजबूर हो गए हैं चाइना के खिलाफ। ऑफ कोर्स, लेकिन पॉपुलेशन को तो प्रोटेक्ट करना ही है ना, आप अपने पीस क्लॉज के चक्कर में अपनी पॉपुलेशन को तो नहीं डेंजर में डाल सकते। तो यही उन्होंने कहा, इसीलिए हम अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 2% ऑफ जीडीपी तक लेके जाएंगे। नाउ जापान इज डूइंग दिस, यू सी ऑकस, यू सी ऑस्ट्रेलिया विच इज एक्चुअली नॉट न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो P5 का तो मेंबर है ही नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑकस के माध्यम से न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा रही है। सो यू सी ऑस्ट्रेलिया हियर। देन ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ यूक्रेन वॉर के उसमें और एनहांस किया जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो ऑगस्ट थोड़ा सा प्रीडेट करता है, बट स्टिल ये और उसको एनहांस इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन वॉर हो रही है। और क्या हो रहा है? स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्री जो पीसफुल नेशंस हैं, जिन्होंने रूल आउट किया हुआ है कि हम कभी भी मिलिट्री किसी अलायंस में पार्ट लेंगे ही नहीं, पर वो अपने ऊपर से ये इम्पोजिशन हटा के नेटो जो एक मिलिट्री अलायंस है उसका मेंबर बनना चाहते हैं। तो अब लेकिन नेटो में क्या है कि नेटो में अगर आपको मेंबर बनना है तो नेटो के हर एक मेंबर से आपको सहमति चाहिए। अब नेटो का एक मेंबर है टर्की, लेकिन टर्की ने कहा है कि मैं स्वीडन और फिनलैंड को बिल्कुल भी नेटो का मेंबर नहीं बनने दूंगा। तो ले लो आप जिससे लेनी है सहमति, बाकियों से लो, हम नहीं देंगे तो कभी नहीं बन पाओगे आप।
तो ठीक है, फिर फिनलैंड और स्वीडन ने कहा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो टर्की कहते हैं कि हम आपसे ये चाहते हैं कि एक कर्डिस्तान जो मूवमेंट चलती है, हम जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, ये कर्डिश लोग हैं जो खुद का एक सपना देखते हैं कर्डिस्तान बनाने का और टेररिज्म फैलाते हैं टर्की में, तो आप इन जैसे लोगों को पनाह देते हैं अपनी कंट्रीज में, तो आप वो देना बंद कर दीजिए और हमारे साथ मिल के, बल्कि आप वो सारे लोग जो भी आपके यहाँ पे एस्केप करके बैठे हैं उनको पहली बात तो एक्स्ट्राडीट करिए टर्की में, और हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए उनके खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्राडीट तो चलिए ठीक है हमें करना कर देंगे हम, ओके फाइन, पर हम आपका लड़ाई में साथ नहीं दे सकते। दिस इज यू आर आस्किंग जस्ट टू मच। लेकिन ऑफ कोर्स स्वीडन और फिनलैंड को मेंबर बनना है नेटो का, तो आपको फिर टर्की की जो सेंसिटिविटीज हैं उनको भी तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे ही कुछ यहाँ पे दिक्कत हो गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो स्टॉकहोम में प्रोटेस्ट हुई हैं अगेंस्ट टर्की एंड स्वीडन्स बिड टू ज्वाइन नेटो। देखिए स्वीडन बहुत समय से न्यूट्रल रहा है ना, तो वहाँ के भी बहुत लोग हैं जो नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहते हैं, और वहाँ पे बहुत लोग हैं जो टर्की के खिलाफ हैं। तभी तो, अरे टर्की के खिलाफ है तभी तो इतने सालों से कर्डिश लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया होगा ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, तो इन प्रोटेस्ट के चलते हुए कुरान के एक कॉपी को बर्न किया गया है, which of course would hurt somebody's religious sentiments। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। और जैसे यहाँ पे टर्की की फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, वी कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स द वाइल्ड अटैक ऑन आवर होली बुक परमिटिंग दिस। और उन्होंने कहा है, अब ये बहुत क्रूशल बात है पता है आपको, और ये चीज़ मैं इंडिया के लेवल पे भी आपको बताऊंगी कि इंडिया ये मैसेज किसको देती है। इन्होंने कहा है कि ये जो आप एंटी इस्लाम एक्ट को आपने परमिट किया है, जो मुस्लिम्स को टारगेट करता है, हमारी सेक्रेड वैल्यूज को इंसल्ट करता है, और आप कहते हैं कि हम नहीं रोक सकते क्योंकि हम लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी तो नहीं होने दे सकते ना। तो ये इन्होंने कहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भारत ने कहा, खालिस्तान एक बहुत सेंसिटिव इंटरनल सिक्योरिटी मुद्दा है भारत के लिए, तो ये एक ऐसा इशू है जो हम किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जो कनाडा में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए, स्पेशली कनाडा का मैं एग्जांपल लूंगी, कनाडा में बैठे हुए जो लोग हैं जो खालिस्तानी रेफरेंडम करवाते हैं, और अगर मैं रिपोर्ट्स की या सूत्रों को बिलीव करूं तो 10 लाख लोग उसमें जाके वोट करते हैं, जो कहते हैं कि हमें एक खालिस्तान नेशन चाहिए जिसकी जो कैपिटल होगी शिमला होगी, जो मतलब आप सोच रहे हैं, तो ये आप अलाउ करते हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो। तो जब भारत ने कहा कि आप फ्रीडम, और फिर ट्रूडो कहते हैं कि ऑल्दो हमें पता है ये इंडिया के लिए बहुत एक कंसर्निंग इशू है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। अगर लोग चाहते हैं अपना एक्सरसाइज करना इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी कांट डू एनीथिंग, राइट। सो ये एक जो कनाडा और इंडिया के बीच में इरिटेंट है बहुत बड़ा, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप हमारे सिक्योरिटी, फिर आप कहते हैं कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी की जो सेंट्रलिटी है कनाडा की वो इंडिया है, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एन इंडो पैसिफिक policy without the word Indo in it. So everybody would come to India for that. But then you are not paying any heed to our security concerns. तो ये एक एग्जाम्पल जो हमें यहाँ से रिलेट करता हुआ मिलता है। ओके, स्टेटमेंट वॉज इशूड आफ्टर तो क्या हुआ बेसिकली, एक एंटाई इमिग्रेंट पॉलिटिशियन जो है फार राइट के, he burned a copy of Quran near Turkish embassy. Sweden में basically the Turkish ministry urged Sweden to take necessary, तो Turkish ministry ने कहा कि आप प्लीज इस जो भी स्वीडन नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है ले इसमें परपिट्रेटर्स के खिलाफ, और सारी कंट्रीज को उन्होंने इनवाइट किया कि आप प्लीज इस कॉन्क्रीट स्टेप्स लीजिए इस तरह के इस्लामोफोबिया के खिलाफ। अ सेपरेट प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन द सिटी सपोर्टिंग कर्ड्स। तो फिर एक और स्वीडन में एक और प्रोटेस्ट हुई। तो एक प्रोटेस्ट तो हमने ये देख ली, दूसरी एक प्रोटेस्ट हुई जिसमें कर्ड्स के सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट निकली, है ना, और अगेंस्ट स्वीडन बिड टू ज्वाइन नेटो, ठीक है। फिर एक और फिर एक प्रो टर्किश डेमोन्स्ट्रेटर्स की भी वो निकल आई। तो इतनी ये 3 तरह की प्रोटेस्ट यहाँ पे हुई। हिस्टोरियंस ऑफ यूएस एंड अफ्रीका आर लिंक्ड बाय स्लेवरी, येलन। तो देखिए क्या है, अब ये क्यों हो रहा है, अब यूएस ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अफ्रीका ने स्पेसिफिकली, अभी हमने साउथ अफ्रीका का केस देखा था, तो साउथ अफ्रीका ने क्या बोला है कि देखिए जो इंडिया कर रहा है ना वही हमें भी करना है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, तो हम बेसिकली इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि
हम रशिया चाइना से बात नहीं कर सकते तो, और हम सिर्फ यूएस पे ही निर्भर रहें, तो ये प्लीज़ हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। चाइना ने इतना सब कुछ हमें हमारे अफ्रीका में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, सो वी कैन नॉट डू दैट, वी आर लाइक इंडिया ओनली, सो जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि हम किसी भी एक कंट्री की सैटेलाइट कंट्री बन जाएंगे। गुड इनफ। तो हमने कल देखा कि कैसे साउथ अफ्रीका ने मॉसी ड्रिल्स भी कंडक्ट की रशिया और चाइना के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से काउंटर बैलेंस कर रहा है अफ्रीका जो है, दोनों वेस्ट को भी और रशिया चाइना को भी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अब यूएसए थोड़ा कंसर्न है, अब यूएसए बार बार बताएगा कि नहीं, रशिया चाइना सही पार्टनर्स नहीं है के लिए, हम हैं, क्योंकि हम हमारी एक हिस्ट्री है, हम लिंक्ड हैं एक दूसरे से, स्लेवरी लिंक है हम दोनों के बीच में। तो ये बेसिकली एक आउटरीच है यूएस और अफ्रीका के बीच में जो यूएस ने करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये बात आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अभी कैसे लिंक्ड है, अगर मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप ये जानते हैं कि अराउंड 6 लाख जो स्लेव्स थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ले जाए गए थे, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स द्वारा, अफ्रीका से। अफ्रीका में आप जानते हैं ऑलरेडी 12 मिलियन स्लेव्स थे, तो 12 मिलियन उन स्लेव्स में से, यानी कि 5% ऑफ दीज 12 मिलियन स्लेव्स विच इज 6 लाख, दे वर टेकिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को तो फाइंड करने वाले ब्रिटिशर्स हैं, तो इसीलिए तो बार बार यूएस को बोला जाता है कि आप तो क्या ही कंट्री है, आपकी तो खुद की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आप दूसरों को तो मत बताइए करें हिस्टोरिकल क्या होता है, तो बट नॉनदलेस वी वोंट गो इनटू दैट। तो ये बेसिकली इनके बीच में एक हिस्ट्री है, ओके, कि अफ्रीका से ये स्लेव्स लेके गए थे। लेकिन ऑफ कोर्स 1808 में यूएस में एक उनकी कांग्रेस में एक एक्ट लाया गया था कि अब हम इस स्लेव ट्रेड में नहीं एंगेज करेंगे, तो बेसिकली ये भी आपको पता होना चाहिए। बट दिस इज हाउ दे आर सेइंग दैट वी आर लिंक्ड। क्रीस हिपकिंस टू सक्सीड आर्डन एज न्यूजीलैंड्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो क्रीस जो हमने अभी जसिंडा आर्डन के बारे में देखा, तो फरवरी में शी वुड स्टेप डाउन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं भी उनके कैबिनेट के क्रीस हिपकिंस, ही इज सेट टू बिकम न्यूजीलैंड्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और कहीं ना कहीं किसी और ने पार्ट ही नहीं लिया। ही इज 44 और जब पूछा गया कि कौन बनेगा तो सिर्फ इन्होंने पार्ट लिया, तो बस फाइनल हो गया कि यही बनेंगे, बात ही खत्म। Okay, now this is okay. DGP, IGP meet radical outfits, overstaying foreigners, key security concerns, PM told. तो आप ये जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स, इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, ओके, इट वाज हेल्ड इन पूसा। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि जितनी भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूथ को मैनिपुलेट कर रही हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में जो फॉरेनर्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं, इफ दे आर ओवरस्टेइंग, ऑफ कोर्स समथिंग हैज़ टू बी डेल्ट विद देम टू, ओके। स्लीपर सेल्स इन्होंने बोला, जो जो चीज़ें डिस्कस की गई, स्लीपर सेल्स जो बेसिकली स्पाइज होते हैं और वो जो टारगेट उनकी कम्युनिटी है उनके साथ ही रहते हैं, घुलते मिलते हैं, उनके ऑफ कोर्स उनको तो पता ही नहीं चलता और डोमिनेंट नहीं होते इतने, और तब बेसिकली वो जब उनको पीछे से ये ऑर्डर आता है कि अब आपको ये अटैक करना है, तो तब तक वो शांति रहते हैं, तब तक वो आप ही के बन के रहेंगे आपके साथ। तो स्लीपर सेल अटैक्स के बारे में बातचीत की गई, लोन वुल्फ अटैक्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, साइबर वर्ल्ड, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, ओके। तो जब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जब डिस्कस हुआ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आप कल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के साथ अगर हमें डील करना है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ, तो कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। तो आप वो लिखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का केस। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जैसे हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इवन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने पीएफआई के खिलाफ एकजुट होकर ना लड़ाई लड़ी हो। तो ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है यहाँ पे कि कैसे भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे सबने अपनी आइडियोलॉजीज को एक तरफ रखे, नेशन को ऊपर रखा, और उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड दे केम टुगेदर एंड दे वर्क टू कर्ब पीएफआई के जितने भी नेटवर्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो फिर जब पुलिस मैन ने कहा कि हमें जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स और बनाने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा डिटेंशन सेंटर्स नहीं बल्कि उनको जेल्स में ही रखिए, ऐसा, क्योंकि क्राइम ही है ओवरस्टे करना किसी भी फॉरेन कंट्री में इस तरह। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं।
Now this is not important, we will discuss this article. तो आप जानते हैं मिस्टर जगदीप धनखड़ जी ने, वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली क्या कहा था कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के खिलाफ है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला है कि बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो नानी पालकीवाला की एक देन है, नानी पालकीवाला आप जानते हैं कि केशवानंद जी जो थे, स्वामी केशवानंद, उनके एडवोकेट थे, तो उन्होंने ही अर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट को कि यू रीड बिटवीन द लाइंस, इन द सेंस आप देखिए कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पर इतना अमेंड ना कर दे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडेंटिटी खत्म हो जाए और नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। तो ये रानी पालकीवाला की देन थी। तो उन्होंने बोला कि बल्कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो तो नॉर्थ स्टार की तरह है, वो तो हमें गाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कैसे करना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।